Okay, so good evening and welcome to this another session of certificate in ITS BPO Soft Skills and Communicative English. आज आई थिंक इस सीरीज का थर्ड सेशन है। पिछले दो सेशन में जितनी चीज़ें हमने कवर की हैं उनको एक बार हम जल्दी से देखते हुए चलेंगे। यूनिट्स जैसा कि आपको मैंने बताया था, यूनिट्स आपके सिलेबस में तीन हैं। सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स यूनिट को अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इसी यूनिट में सबसे पहले तो हमने सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बीच का डिफरेंस देखा। व्हाट इज सॉफ्ट स्किल, व्हाट इज हार्ड स्किल, इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी, फिर पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉरपोरेट कल्चर था। कॉरपोरेट कल्चर कवर किया। व्हाट इज हायरार्की, मार्केट, क्लैन और एडोक्रेसी कल्चर। तो अब मेरा सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है आपसे कि इन चार तरह के जो कल्चर्स हैं इनमें से विच टाइप ऑफ कल्चर प्रमोट्स इनोवेशन। इनमें से कौन सा टाइप का कल्चर इनोवेशन को प्रमोट करता है? सर मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर, ओके। और आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में आप अपने आंसर दीजिए। जस्ट अ सेकंड। सर एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर, ओके। और चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे दीजिए सभी लोग। एडोक्रेसी, एडवोकेसी, नॉट एडवोकेसी, इट्स एडोक्रेसी कल्चर। मार्केट कल्चर। मोर आंसर्स, अभी बहुत कम लोगों के आंसर्स आए हैं। वांट मोर ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। मार्केट कल्चर, मार्केट कल्चर, मार्केट कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर इज द राइट आंसर। एडोक्रेसी कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पे आपका जो इनोवेशन है, इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। मार्केट कल्चर में कंपटीशन होता है। मार्केट कल्चर है जहाँ पे वहाँ कंपटीशन होगा। दूध तो खा लिया बच्चे ने। ना ऐसे ही खा लूंगा, दूध है तो कच्चा है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चार टाइप के कल्चर्स हैं इन सभी में से किस टाइप के कल्चर में जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली डिफाइंड होता है? इन विच टाइप ऑफ कल्चर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली डिफाइंड? हायरार्की, 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 ओके। सर एडवोकेसी कल्चर, एक बार। एडवोकेसी कल्चर नहीं, दैट इज एडहोक्रेसी कल्चर। एडहोक्रेसी कल्चर वो कल्चर होता है, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे नई चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाए, नए नए आइडियाज़ पर, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए। एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर? नो, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर। हेरार्की कल्चर, हेरार्की कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पे सारे जो वर्किंग पीपल हैं उनके बीच का जो डिवीज़न है पोस्ट का और उनके डेजिग्नेशन का वो क्लियरली डिफाइंड होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन और विजन के बारे में डिफरेंस जो था वो सभी को क्लियर होगा। मिशन किसको कहेंगे, विजन किसको कहेंगे। ओके, एक लाइन में आप मुझको बताइए या फिर एक वर्ड में बताइए, कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं रिगार्डिंग सोसाइटी, उनको क्या कहा जाता है। हाँ हर्ष, बताओ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो। कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, 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 CSR की फुल फॉर्म लिखो। फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? Is it corporate social responsibility or is it customer support responsibility? Customer support responsibility or corporate social responsibility? ओके, अब तो मिक्स होके आंसर आने लगे हैं। कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और बता दो, 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। कुछ एक नया ऑप्शन बता दो, 4 हो जाए पूरे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is corporate social responsibility. Corporate social responsibility will be the correct answer. CSR कंपनी के जो corporate social responsibilities होती हैं वो है आंसर सही। ठीक है, इसके बारे में देखो कल पढ़ा था। Many modern organization integrate corporate social responsibilities into their culture, जिसमें environment sustainability, ethical labor practices, community involvement जैसी सारी चीज़ें आती हैं। फिर टेलीफोन एटिकेट्स पढ़ा, अगर आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। प्रोफेशनली आपको बात करनी है, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आपका जो मैसेज है क्लियर और कंसाइज हो, इंटरप्शंस को आप अच्छी तरीके से हैंडल करें और प्रोफेशनली क्लोज करें, तो फ़ोन को प्रॉम्प्टली मतलब टाइम पे आंसर दें। डिफ़िकल्ट कॉल्स अगर हैं जिसमें इमोशनली आपको किसी को सपोर्ट करना है, देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये कुछ टिप्स थे जिससे आप अपने टेलीफोन कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज CRM। CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। होता क्या है CRM? CRM is a strategic approach to managing a company's interaction with current and potential customers. It involves data-driven tools and techniques to improve customer services, enhance sales, build stronger relationship. CRM, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, एक कंपनी का, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे साथ में आज जो कस्टमर्स जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करना ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहें, और नए पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं उनको क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना, उनको प्रॉपरली हैंडल करना। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं? CRM क्या है? सबसे पहले तो CRM की आपको डेफिनेशन पता। CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। आप जो मैसेज कर रहे हो ना इसमें
चैट बॉक्स में अपना WRA नंबर, अपना सेमेस्टर, कोर्स, कॉलेज वगैरह सब चीज़ें लिखो। सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। CRM is both technology and strategy. CRM टेक्नोलॉजी भी है और स्ट्रेटजी भी है। उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट इट्स कोर, इट इज़ अ सिस्टम डिजाइन्ड टू हेल्प कंपनीज मैनेज रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस विद कस्टमर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली, CRM सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें कंपनी अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको हैंडल करती है। The goal of CRM is to improve business relationships, leading to increased customer retention and growth. Customer retention का मतलब क्या है? Retention का है कि कस्टमर जो आपका है वो आप रोके रखें अपने पास। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने एक बार आपसे सर्विस कोई अवेल करी फिर उसके बाद दोबारा वापस ही ना आए। आपके अपने कस्टमर को रिटेन भी करना है और धीरे धीरे कस्टमर्स को बढ़ाना भी है। दिस इज द प्राइमरी गोल। 3 तरह के CRM हमारे पास में है। फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल CRM, सेकेंड वन इज एनालिटिकल CRM एंड थर्ड वन इज कोलैबोरेटिव CRM। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तीनों की डिटेल आगे हम चलते हैं पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑपरेशनल CRM। ऑपरेशनल CRM क्या होता है? Focuses on automating and improving customer-facing processes such as sales automation, marketing automation and service automation. ये जो है सारी ऑपरेशनल फीचर्स पे ध्यान देता है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हम ऑटोमेशन के थ्रू अचीव करेंगे। ज़्यादातर सर्विसेज जो है प्रोवाइड हम करेंगे किसके थ्रू? ऑटोमेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई एक ऐसी वेबसाइट है और आप उस पर कोर्सेज अपने डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अपने कोर्सेज डिस्प्ले कर रही है किसी वेबसाइट पर। तो मान लीजिए आप एज अ कस्टमर उस वेबसाइट पर जाते हो, आपको किसी कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए हैं, तो वो कस्टमर खुद ही अपने सारे काम प्रोसेस करके फ्रंट एंड पर डिटेल्स एक्सेस कर सके, ये ज़रूरी है। ठीक है। जैसे ऑटोमेटिकली उसको ईमेल और फ़ोन नंबर का यूज़ करके रजिस्टर करा लो। रजिस्टर कराने के बाद में फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली एक आपके पास में ईमेल आ जाए रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेबस, और भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो, यू कैन प्रोवाइड योर कस्टमर्स विद दैट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास में एनालिटिकल CRM। एनालिटिकल CRM में क्या होता है? यूजेस कस्टमर डेटा एनालिसिस टू हेल्प make better business decisions and understand customer behaviors and trends. एनालिटिकल CRM क्या है? जैसे स्विगी है, जोमेटो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, दे यूज डेटा एनालिसिस फॉर देयर ओन प्रॉफिट। जो डेटा जनरेट हो रहा है, कस्टमर के जो पैटर्न्स हैं, बेसिकली हमारा कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, कस्टमर को क्या चाहिए है, जो बाइंग हैबिट्स है, उनके बेसिस पे कस्टमर को हम बेस्ट डील्स प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्विगी, जोमेटो और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन चारों का एग्जांपल ले लो। साल के कौन से समय पे किस चीज़ पे कितनी सेल देनी है, इस पे पूरी मार्केटिंग डिपेंडेंट होती है। दिवाली आने वाली है तो दिवाली से पहले बिग बिलियन डे सेल चालू हो जाएगी। अगर और कोई फेस्टिवल है तो जोमेटो, स्विगी पे खाना थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, कूपन्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो किस तरीके से डिपेंड करता है कि कस्टमर कब खरीद रहा है। ये कैसे पता चलेगा? पुराने डेटा से। वेदर फोरकास्टिंग कैसे की जाती है? जो वेदर फोरकास्ट होता है, पुराने सालों के, पिछले सालों के डेटा को देखा जाता है, रिकॉर्ड को देखा जाता है, फिर उससे प्रेडिक्ट किया जाता है अगले दिनों में मौसम कैसा होने वाला है, इस साल का मौसम कैसा होगा, अगले हफ्ते का मौसम कैसा होगा, कल का मौसम कैसा होगा। ये सब कैसे पता चलेगा? पिछले दिनों के, पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को देखकर। उसी तरीके से कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स को देखकर वो कब क्या खरीदना पसंद करते हैं, हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे भी वो कस्टमर क्या डिमांड करेगा। तो उसके बेसिस पे हम सही समय पे सही ऑफर के साथ कस्टमर के पास अगर जाएंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा कस्टमर उसको बाय करे, परचेज करे। फिर उसके बाद में है कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव CRM क्या है?
कोलैबोरेशन का मतलब होता है कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में एक साथ मिलकर के जब काम करें, दैट इज कोलैबोरेशन. फैसिलिटेशन फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है. इन सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में एक साथ इंटीग्रेट करके कस्टमर एक्सपीरियंस को, जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ाया जा सके. ऐसा ना हो कि आप किसी जगह पे कोई चीज़ पूछने गए, उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं, दूसरे काउंटर पे जाइए, वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने वापस भेज दिया, उधर से कहीं और भेज दिया गया आपको. इधर से उधर अगर आपको भगाया जाएगा, देन यू विल नॉट बी रिटर्निंग टू दैट प्लेस वंस योर डील इज डन. एक बार आपका काम खत्म होगा, दोबारा कभी उस जगह पे नहीं आओगे. बस वहाँ पे यही सोचोगे कि आज हो जाए बस, उसके बाद दोबारा वापस नहीं आना है. वहीं अगर आपको सारी सर्विसेज ऑन टाइम मिल जाए, इधर उधर कहीं जाना ना पड़े, ज़्यादा आपको ना तो फिजिकली ना ही टेक्निकली कुछ करना पड़े, सारी सारी सर्विसेज आपके पास में एकदम, तो उस पॉइंट पे उस तरीके से आप वहाँ पे, मतलब उस तरह की सर्विसेज को आप ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करोगे. आप चाहोगे कि हाँ, इसी तरह की सारी सर्विसेज हमको मिले. तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम एंड कोलैबोरेटिव सीआरएम, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं तीनों के, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. इज इट क्लियर? बहुत सारे लोग हैं लेकिन रिस्पॉन्सेज बहुत कम है. ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम? एक कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो उसके क्या क्या की कंपोनेंट्स होने चाहिए? सबसे पहला तो सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए. मार्केट ऑटोमेशन, जो मार्केट प्रोसेसेस हैं उनको ऑटोमेट करो. कस्टमर सपोर्ट एंड कस्टमर डेटाबेस, ये तो चीज़ें हो गई. अब थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं. काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन. सबसे पहला फीचर एक सीआरएम का, ये क्या है? अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ सीआरएम, फीचर्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहला है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट. कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट क्या है? सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर एंड अदर डिटेल्स. ये क्या मतलब है इसका? आपका जो कस्टमर है, उस कस्टमर की सारी डिटेल्स एक सेंट्रल जगह पे होनी चाहिए, ताकि कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर उसको एक्सेस कर सके. कोई भी से मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको एक्सेस कर लेगा. जिसको अथॉरिटी होती है, जो ऑथराइज्ड होता है, एटलीस्ट वो कहीं से भी कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सके. सेल्स मैनेजमेंट, आपका जो भी सेल्स का डेटा है, सारी लीड जनरेशन से लेके क्लोज होने तक. लीड जनरेशन क्या होता है? आपने कहीं भी किसी जगह पे फ़ोन किया, और आपने किसी सर्विस के बारे में इंक्वायरी ली, तो आप क्या है? आप एक लीड हो, आपको एक लीड की तरह देखा जाएगा. एंड यू आर अ पोटेंशियल कस्टमर, जो आप एक रेगुलर क्लाइंट में बदल सकते हो. लीड आप होगे. अब उस लीड को किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है? वो लीड अभी भी पेंडिंग है, न्यू लीड है, पोटेंशियल लीड है, किस तरह की लीड है, और वो क्या कस्टमर में कन्वर्ट हो सकती है? तो इस पूरे पाइपलाइन को मॉनिटर करके रखा जाना चाहिए सही तरीके से, ताकि सारी चीज़ें ट्रैक हो सके. एंड देन वी हैव मार्केट ऑटोमेशन. मार्केट ऑटोमेशन में क्या है? किसी भी कस्टमर ने जैसे ही ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के तुरंत बाद उसके पास में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी पहुंच जानी चाहिए. जितने आपके कैंपेन्स हैं, वो सारे कैंपेन्स मैनेज हों सही तरीके से.
enables targeted marketing by segmenting customers based on preferences, behaviors and demographics. मतलब कस्टमर की जो एक्टिविटीज है भाई, अगर किसी को स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट पसंद है, उन तरह के कस्टमर्स को एक अलग ग्रुप में रख दो बेस्ड ऑन देयर सर्च हिस्ट्री और बेस्ड ऑन देयर बाइंग हैबिट्स. अलग अलग तरह के कस्टमर्स हमारे होते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स की कैटेगरीज बनाई जाए और उनको उसी कैटेगरी में अलग तरीके से आपको रखना भी चाहिए. कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट. कस्टमर को सर्विसेज अगर टाइम पे नहीं मिलेगी, आपने पहले तो कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लिया बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके, देन फिर उसके बाद में अगर वो किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं देन कोई कहीं से भी रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, दैट लीव्स अ बैड इम्पैक्ट. तो हमारे पास में प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए कस्टमर को टाइमली सर्विस और सपोर्ट देने के लिए, ताकि कस्टमर को बिल्कुल ये ना लगे कहीं से भी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था दैट वाज कंप्लीटली वेस्ट. क्योंकि जितनी अच्छी आपकी सर्विसेज होंगी उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपका सपोर्ट सर्विस सिस्टम किस तरीके का है. तो यहाँ पे हर एक जो इंक्वायरी आ रही है, किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, उसे प्रॉपरली टिकट करना, प्रॉपरली मैनेज करना और टाइमली रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रांड इमेज. एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग. एनालिटिक्स में वही मैंने आपको बताया जो सारी चीज़ें हैं. रिपोर्टिंग में क्या होता है, रिपोर्टिंग में कुछ वर्ड हैं, जैसे आपका अभी रिपोर्ट बनाना हम सीखेंगे. अब जब हमारा एक्सेल वाला पार्ट चालू होगा तो एक्सेल वाले पार्ट में हम सीखेंगे किस तरीके से चार्ट्स एंड ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे आपका जो पुराना सेल्स का डेटा है उस सेल्स के डेटा को निकाल करके हम एक समरी क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे. क्योंकि एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमारा सिर्फ इतना काम नहीं है कि हम सेल्स को बढ़ाएं और सिर्फ मार्केटिंग को इंक्रीज करें. हमारा काम ये भी होगा कि हमारा जितना भी हमारी तरफ से रेवेन्यू जनरेट हुआ या फिर कंपनी ने जो कुछ भी किया है उन चीज़ों को हमें अपने सीनियर को भी रिपोर्ट करना होगा. देन हाउ शुड वी रिपोर्ट, क्या फॉर्मेट उसके होने चाहिए वो आपको अच्छी तरीके से पता हो, जिसमें कई डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं. केपीआईज होते हैं, केपीआईज की फुल फॉर्म नोट कर लो. केपीआईज के फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है. रिपोर्ट्स आपकी होनी चाहिए जिसे कस्टमाइज आप कर सको. और ये सारी की सारी किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए. कोई भी कंपनी अपने आगे फ्यूचर के लिए कोई अगर स्टेप लेने जा रही है, कोई डिसीजन लेने जा रही है, दैट डिसीजन मस्ट बी डेटा ड्रिवन. डेटा ड्रिवन का मतलब पुराने डेटा के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ अगर इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तभी हम उस चीज़ की सप्लाई बढ़ाएं. वर्क फ्लो ऑटोमेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, किस तरीके से लीड जनरेट हो, फॉलोअप उस पर होने चाहिए, ईमेल रिस्पॉन्सेस टाइम पे होने चाहिए, मैनुअल एफर्ट यहाँ पे कम हो. जितना मतलब कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, ITES हम पढ़ रहे हैं. ITES क्या है, IT इनेबल्ड सर्विसेज. तो जो IT इनेबल्ड सर्विसेज जो है इनका हमें प्रॉपरली यूज़ करना है. किस लिए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनुअल लेबर है वो कम हो सके, मैनुअल एफर्ट्स कम हो सके, टास्क हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट हो सके. लीड मैनेजमेंट, फिर वही चीज़ आ गई. इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़. इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपका जो CRM हो वो कई तरह के बिजनेस टूल्स से, जैसे कि ERP सिस्टम होता है, ईमेल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, कई सारे E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके साथ में इंटीग्रेट हो सके. मोबाइल एक्सेस, यानी कि आप अपने मोबाइल से भी, ज़रूरी नहीं है आप लैपटॉप के यूज़ करके एक्सेस करो CRM को, वो आपका CRM मोबाइल से भी एक्सेस किया जा सके. एंड फाइनली डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके जो कस्टमर की डिटेल्स हैं, कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट मस्ट रिमेन प्राइवेट एंड सिक्योर. ऐसा ना हो कि आप अपने कस्टमर का डेटा खुद ही लीक कर रहे हो बैठ के, वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए. और आपका CRM पूरी तरीके से सिक्योर होना चाहिए, जिसमें एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन वगैरह, एक्सेस कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो सब आपको इंश्योर करना होगा कि आपके सॉफ्टवेयर में ये सारी की सारी चीज़ें हैं.
क्लियर अप टू दिस पॉइंट? एक बार मुझे बता दीजिए सभी लोग। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो नो सर, नंबर 7 पर क्या था? नंबर 7 पर था लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट क्या है? लीड मैनेजमेंट का मतलब होता है, आपने कहीं किसी कंपनी में फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में अब आप उसके एक पोटेंशियल कस्टमर बन चुके हो। वो पोटेंशियल कस्टमर को लीड बोला जाता है, जिसको हम अपने कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। असाइनमेंट अभी कोई नहीं है, बता दूंगा जब असाइनमेंट होगा। चलो फिलहाल आपने ये पूरा पढ़ा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं था, मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा सिंपल सा। सामने आपके दिखाई दे रहा है स्लाइड पे एक वर्ड, जीडीपीआर। अब आप मुझको बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपीआर? क्या होता है जीडीपीआर? फुल फॉर्म पहले तो इसकी बताओ, फिर बताओ क्या होता है। व्हाट इज जीडीपीआर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। और थोड़े आंसर्स दे दो, दो ऑप्शंस और दे दो, एमसीक्यू बन जाए एक। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यस, जीडीपीआर की फुल फॉर्म याद रखनी है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से उसको कंफ्यूज मत करो। जीडीपीआर, आर भी है उसमें, आर कहाँ खा गए? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक यूरोपियन लॉ है जो हमें बताता है कि आपका जो जनरल डेटा है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होनी है। मतलब ये एक रेगुलेशन, एक लॉ है जो हमारे डेटा की प्राइवेसी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। दिस इज इम्पोर्टेंट। सामने जो चीजें आया करती हैं, एक बार पढ़ के उसको थोड़ा देखा करो, इग्नोर मत किया करो एकदम बिल्कुल से। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। सेल्फ अवेयरनेस और मोटिवेशन आर टू मोस्ट important, very important things that you should understand, और ये चीज़ आपको अपने ऊपर भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? वॉइस ब्लर कर रही है मेरी, ओके, दिस इज समथिंग न्यू। देखो, वॉइस या तो ब्रेक करेगी, या डिस्ट्रॉट करेगी, या डिस्टरबेंस होगा कुछ उसमें, बट आई डोंट नो अबाउट हाउ वॉइस ब्लर्स। वॉइस ब्लर कैसे होती है? ब्रेक हो रही है, ओके। हाँ, ठीक है। यू शुड बी वेरी मच प्रेजेंट अबाउट, मतलब आपको ना बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टोक रहा हूँ या कुछ ऐसा है, नहीं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गलती से लिख गया हो या फिर कैसे भी लिखा हो, दैट डजेंट मैटर। जो लिख गया वो लिख गया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, हो सकता है गलती हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि आप क्या बोलने जा रहे हो,
बिकॉज आप जो कुछ भी बोलोगे, आप जो कुछ भी लिखोगे, दैट लीव्स एन इम्प्रेशन अबाउट यू। कई बार क्या होता है, कई लोग सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए इंग्लिश को यूज़ करते हैं और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसका मतलब उनको खुद भी नहीं पता होगा, या सिर्फ वर्ड सुन लिया और कहीं पे भी उसको बोलना चालू कर देंगे, चाहे वो सेंटेंस में यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है एक पर्सनैलिटी पे बैड इम्पैक्ट शो करती हैं कि शो ऑफ वाली पर्सनैलिटी है सामने वाले बंदे की। सो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है। दैट कम्स अंडर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस चालू हुआ, उसका एक एग्जाम्पल आ गया, चलो बढ़िया है। सो व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का सीधा सा मतलब आप खुद के बारे में कितना जानते हो। दुनिया के बारे में तो चार बातें सब लोग कर लेंगे, लेकिन खुद के बारे में अगर बोलने के लिए आएगा तो बहुत लोग चुप हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, किसी एडमिशन इंटरव्यू के लिए जाओगे, then the very first question that you will be asked with is please introduce yourself। अब introduce yourself बहुत तरीके से आंसर किया जा सकता है। या तो आप अपना एक आंसर रट के चले जाओ, हेलो सर, माय नेम इज दिस एंड दैट, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, आई लिव इन दिस कंट्री, ये वो, जैसे रट्टू तोते को रटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में आ, बोलते चले गए, ऑटो प्ले मोड पे लग गए हो, बोलते जा रहे हो सारी चीज़ें। एक ये चीज़ होती है। दूसरा, अगर आप सेल्फ अवेयर हो, आपको अपने बारे में पता है, सेल्फ अवेयर होने का मतलब आपको बहुत क्लियरली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आता है, आपके थॉट्स क्लियर हैं कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये सोच है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेसेस हैं, अगर मेरी ये वीकनेस है तो हाँ इस पर अब मैं काम कर रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपने बारे में एक अपनी रिफ्लेक्शन, अपने आप को शीशे में देखो। अपने आप को शीशे में देख के ये नहीं देखना है कि चेहरा कैसा दिख रहा है, बाल कैसे हैं, ये कैसा वो कैसा है। चेहरे में देख के अपनी फिजिकल अपीयरेंस को जज नहीं करना है, खुद को देखना है, व्हाट यू आर, असल में आप क्या हो। तो अगर आपसे इंट्रोडक्शन के लिए बोल दिया जाए, चलो आप चैट बॉक्स में बताओ, अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलूं, एक एक पॉइंट लिखते जाना, आप क्या क्या बताओगे अपने बारे में, क्या क्या बताना चाहिए। इंट्रोडक्शन अगर आप अपना दे रहे हो तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, या फिर ये वो ग्रीटिंग्स जो भी आपको देनी है। फिर माय नेम इज दिस एंड दैट, जो भी आपका नाम हो, आई लिव इन दिस स्टेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन तो आप दोगे ही दोगे, ये तो सारी चीज़ें हैं ही। इसके अलावा आप और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी एक इंटरव्यू में दे सकते हो, वो आप मुझको चैट बॉक्स में लेकर के बताओ कि हाँ ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये देनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में लाइक currently I want to join your company because of money issues, but in long term I won't be staying here। कुछ इस तरीके से कि अभी तो पैसे की तंगी चल रही है, इसलिए अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आपकी कंपनी को, जैसे ही स्टेबल हो जाऊंगा, अच्छी जॉब मिलेगी, चला जाऊंगा कहीं और। दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल। क्वालिफिकेशंस एंड स्किल, एक्सपीरियंस, हॉबीज, ये तो आपकी सारी चीज़ें रेज्यूमे में लिखी होंगी, वो पढ़ लेगा इंटरव्यूअर जो होगा, वो आपके रेज्यूमे से पढ़ लेगा। हॉबीज़ आपने लिखी होंगी, रीडिंग सिंगिंग लिखा होगा, बहुत अच्छी बात है। और हॉबीज़ भी सोच समझ के लिखनी चाहिए। हॉबीज़ क्या है, कई लोग शो ऑफ करने के लिए आई लाइक टू प्ले गिटार, आई लाइक टू सिंग, ये वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं। बाई चांस इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया, चलो ठीक है भाई गाना गा के सुनाओ, और फिर उसके बाद में
हालत खराब हो रही है। क्वालिफिकेशन एंड स्किल एक्सपीरियंस तो आपके रेज्यूमे में लिखा ही होगा। न्यू स्किल्स सीखने के लिए, ओके, नई स्किल्स सीखनी है आपको, मतलब उसमें आप लिखेंगे, ठीक है, मेंशन किया जा सकता है व्हाट न्यू स्किल्स यू वांट टू डेवलप इन योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये लिख सकते हैं। और क्या क्या बोलोगे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में आपको जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको अपने बारे में एक बहुत छोटी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद okay, my short term goal is to achieve job and long term goal is to achieve good position like yours where I am, whereas I am build my career and helps the organization to, okay, this is a good answer. Passion and profession, okay, so Vivek, you will tell about your passion and your profession, okay, ठीक है। पैशन और हॉबीज में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड हॉबीज? पैशन क्या है और हॉबी क्या है? पैशन काम के लिए होता है, हॉबीज जो हमको पसंद है करना, जिसमें हम अच्छे हो, ओके। हॉबीज आर समथिंग दैट वी डू फॉर एंजॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। लाइक मुझे गिटार बजाना पसंद है, गिटार प्ले करना मेरे को अच्छा लगता है, सो आई विल प्ले गिटार वेन एवर आई हैव फ्री टाइम या वेन एवर आई एम गेटिंग बोर्ड। पैशन क्या है? पैशन इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू make my career out of which I can make my career। इसमें आप ऐसे काम, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप अपना टाइम और एफर्ट्स दे रहे हो ताकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सको। आपका जो पैशन होता है, दोज पैशंस ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ओके। ठीक है, हाँ पारस, आपने हैंड रेज किया हुआ है, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, हॉबीज पसंद होना, ओके, और पैशन फॉर चेंजिंग लाइफ विद योर एक्सपीरियंस, यस, ओके। सो वी वर एट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिंपल सा है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या हो, आपके पॉजिटिव्स क्या हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं। इज समथिंग यू डू फॉर फन व्हाइल पैशन इज समथिंग यू फील कंपेल्ड टू डू एंड मेक टाइम फॉर, यस। फिर नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आवर एक्शंस एनेबलिंग अस टू अचीव गोल्स एंड ओवरकम चैलेंजेस एंड परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जिसको करने में समय ना पता चले एग्जैक्टली। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको कोई काम करने में मदद करता है। आप कुछ करना चाहते हो एंड यू फील मोटिवेटेड अबाउट डूइंग इट, तो आपको टाइम नहीं पता चलेगा। एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग और आप उसको करने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हो, बहुत बोर हो जाओगे, पूरा टाइम निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के? एक होता है हमारे पास में इमोशनल अवेयरनेस है। वो इमोशनल अवेयरनेस का मतलब क्या है? इमोशनल अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस एज दे अराइज। आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कितना ज़्यादा समझते हो, कितना उनको कंट्रोल कर सकते हो, दैट मीन्स इमोशनल अवेयरनेस। इट मीन्स रिकॉग्नाइज वाई यू फील सर्टेन वे एंड हाउ दैट इमोशन इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर। अगर आपको पता है आप किस कंडीशन में कैसे आपके इमोशंस होंगे और आप कैसे उनको, आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कैसे वो इमोशंस करते हैं, कैसे आप खुद को कंट्रोल करोगे, दैट इज इमोशनल अवेयरनेस। एग्जाम्पल दिया गया, इफ यू आर एंग्री इंस्टेड ऑफ लैशिंग आउट
यू पॉज टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर। मतलब अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो बहुत जल्दी भड़कने से पहले आप क्या करो या क्या करना चाहिए, थोड़ा रुको और सोचो इस बारे में कि क्या ऐसी चीज थी जिस पे आपको गुस्सा आया, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। टेक टाइम, थिंक अबाउट इट, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये कोई ऐसी चीज है जिस पे गुस्सा होना चाहिए, देन यू मस्ट। अगर आपको लगता है कि दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, देन लेट इट गो। Maybe it's because you feel disrespected and that realization helps you to address the issue calmly. सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? आपको अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्या, कितना पता है। आपने अभी कहा कि नहीं यार ऐसा काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, शाम होते होते आप वही काम 4 बार कर चुके, तो दैट मीन्स यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ। आपने बोल तो दिया, कूल बनने के लिए बहुत लोग बोल देते हैं अरे मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा तो रोज ही करता हूँ, आई गो टू जिम, या फिर मैं रोज 20, 50, 100 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो वो चीजें ना आपको बहुत ध्यान से सोच समझ, क्योंकि देखो बोलना, एक बार आपने अगर बोल दिया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते हो। आपने बोल दिया कि मेरे पास में ये कार है, यू आर जस्ट शोइंग ऑफ, 4 लोगों के बीच में आते साइकिल से हो, सो दैट विल लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन योर पर्सनैलिटी कि भाई ये इंसान तो सिर्फ फेंकता है, कुछ नहीं करता है, अपने बारे में कुछ नहीं पता है, अपने पॉजिटिव आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, नेगेटिव आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, यू मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट। क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, प्लीज एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ्स, अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ बताओ। तो कई लोगों का आंसर होता है सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैंडल difficult situations very calmly, and I am very hard working, smart working। काफ़ी सारे लोगों का सेम आंसर रहता है। फिर अगर पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, वीकनेसेस में कुछ लोगों का आंसर रहेगा सर आई हैव नो वीकनेसेस, आई हैव ओनली स्ट्रेंथ। तो भाई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप में कोई कमी ना हो। और अगर कमियां आप अपनी बता रहे हो कि सर आई समटाइम्स लेट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, या फिर आई फील डिप्रेस्ड, या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी आप अपना बता रहे हो, देन यू मस्ट बी रेडी विद द सेकेंड क्वेश्चन कि आप अपने इन जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या काम कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ कर रहे हो देन यू विल बी अ पॉजिटिव पर्सन। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, उनको लेके सिर्फ रो रहे हो कि सर ये बहुत दिक्कत है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए, तो देन यू आर नॉट ट्राइंग वेरी हार्ड इन योर लाइफ। ठीक है, यू मस्ट नो योर वीकनेसेस एंड यू मस्ट बी वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। आपकी जो वीकनेस आज है वो कल आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बिहेवियरल अवेयरनेस, आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है, आप लोगों, आपकी लिसनिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी स्पीकिंग हैबिट्स कैसी हैं, आप किसी को डिस्करेज कर रहे हो बोलते टाइम पे, किसी को नीचा दिखा रहे हो, दिस इज अ बिहेवियर जो नहीं होना चाहिए। फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया ही। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं सेल्फ अवेयर होने के? आप अपने इमोशंस को, आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हो। आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में आपका जो रिश्ता है, आपके रिलेशनशिप है, वो मजबूत होंगे, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे होंगे और वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी। अगर आपको पता है कि हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हो। देन कंटिन्यूस ग्रोथ, आपका अगर सेल्फ अवेयर हो तो आप आगे ही बढ़ोगे, कभी आप पीछे नहीं वापस आओगे। इफ देर आर सम सेटबैक्स इन लाइफ, हमेशा सारी चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं, कई बार होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हो और आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, देन यू विल सर्वाइव, आप कर जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको झेल लोगे। ठीक है, सो यहीं तक थी आज की क्लास। These were the topics we
discussed about self awareness and motivation, and then CRM के बारे में हमने सारी चीज़ें देखी। कोई भी अगर आपको यहाँ पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है।